भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भू, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो है, जब हम पहला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस दौरान भारत के भूगर्भिक संरचना के विषय में थोड़ी बहुत बात हम आपको बताए थे, समझ गए। तो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और आपको नोट भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। बात है कि सब छुट्टी पे था तो काम हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसलिए आपको नोट भी नहीं मिल पा रहा है। नोट कल से परसों तक में मिल जाएगा। और देखिए होता है कि 5-10 तो बच्चा है नहीं कि तुरंत फोटोकॉपी करवा के मंगवा करके बंटवा दिए। थोड़ा बच्चा का संख्या ज्यादा है तो थोड़ा सा जो है, अभी सब स्टाफ नहीं आया है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी 1-2 दिन में सब मैनेज हो जाएगा। तो आप अपने लिए नहीं सही, मेरे लिए 1-2 दिन मैनेज कीजिए, ठीक है। आज भर मैनेज कीजिए और कल भी थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, हो सकता है, लेकिन परसों से कोई दिक्कत नहीं होगा। कल तक सारा स्टाफ आ जाएगा, कल तक में सब चीज ठीक हो जाएगा। एक कॉमन सा प्रश्न है, हर किसी के साथ ये समस्या है, और समस्या ये है कि आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है रिवीजन की कमी। रिवीजन की कमी की वजह से जो है आप आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे के चीजों को भूलते जाते हैं। तो हम ज्योग्राफी में भारत की भूगर्भिक संरचना नामक चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, समझ गए। रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो हम तो है ही। तो पहले रिवीजन कर लेना। आप लोग का क्या विचार है? सही विचार है ना सबका? रिवीजन करें ना। पहला चैप्टर के 78 बेसिक क्वेश्चन लेकर के, अरे 78 को क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, 78 को क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। आंसर नहीं पूछ रहे हैं। ऑनलाइन वाले लोग आज थोड़ा सा ये कीजिए, ठीक है। नोट देंगे हो, हे भगवान, नोट कैसे नहीं देंगे? नोट नहीं देंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित? सबसे दक्षिण में मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो सब है, श्रीलंका यहां है, बांग्लादेश यहां है, और क्या है उसके अलावा? मालदीव यहां है, अब भूटान यहां है। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन हुआ? मालदीव ने हुआ। श्रीलंका थोड़े होगा, मालदीव होगा। क्या होगा उत्तर? क्या होगा आंसर? मालदीव होगा, मालदीव। और था यहां पे मानचित्र। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर? कौन है जी? लक्षद्वीप, कोलकाता, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। क्या होगा उत्तर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है आपको, यहां पर कन्याकुमारी है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो कन्याकुमारी के समीप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कन्याकुमारी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर नहीं? महाराष्ट्र। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का? कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। उसमें भी 30 डिग्री का अंतर है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन दोनों देशांतरों में अंतर कितने देशांतर का है? तो इन दोनों देशांतरों में अंतर अगर आप घटाइएगा तो 97 25 में से 68 7 को घटाना होगा तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 30 मान सकते हैं। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 30। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक? कितनी गुनी? 2 गुनी होगा। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है 15,000 और तटीय सीमा रेखा 7516 अपॉइंट 6। हाँ, तो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितना गुना है? 2 गुना, 2 गुनी है। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? उत्तर प्रदेश को कौन छूता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाता है ना, 8 गो राज्य एगो देश के साथ बनाता है, नेपाल के साथ। चलिए नेपाल होगा ना? नेपाल होगा। बन रहा है क्वेश्चन आप लोग से ना। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ? 4000, चीन के साथ,
3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1700, पाकिस्तान 3300। आंसर बांग्लादेश होगा 4096। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। मध्य प्रदेश 3,08,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 3,42,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा? किसका है? गुजरात का। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? किसके साथ होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार 1643। नेपाल क्लियर है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सही है या गलत? सही है। रजहीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। सही है, सही है, हाँ सही है। गुजरात के भीतर, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है ना, और गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। उस गुहार मोती वाले क्षेत्र में ही रजहीरा संकरी खाड़ी पड़ता है। समझिए, रजहीरा संकरी खाड़ी पड़ता है। सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंद्राकोल है। सही। भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग नगर है। पश्चिम बंगाल के कीबुथु में स्थित वालांग नगर है। ठीक है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तथा 4। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत? 2.42%। 2.42%। कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। सही है या गलत? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना जी। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, कर्नाटक चौथा, कर्नाटक छठा बड़ा राज्य, छठा। चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, कर्नाटक। आंसर डी। यही सही नहीं है, यही गलत है। निम्न में किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर? 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के जो नजदीक होगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जो कर्क रेखा के नजदीक नहीं होगा उस पर लंबवत नहीं पड़ेगी। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये सभी कर्क रेखा के एकदम नजदीक में है। 23.5 डिग्री के एकदम नजदीक में है। मतलब इन तीनों पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। वही पालनपुर कर्क रेखा से बहुत अधिक दूर स्थित है। पालनपुर गुजरात के जो है ना, गुजरात है ना, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है। समझिए, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है। यहां पर आपको पालनपुर है। तो पालनपुर कर्क रेखा के नजदीक में नहीं है, जिस वजह से सूर्य की किरणें पालनपुर पर लंबवत नहीं पड़ती है। वहीं भोपाल, जबलपुर, उज्जैन की अगर हम बात करें तो यह कर्क रेखा के नजदीक में है, जिस कारण यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सी। गुजरात में है पालनपुर। आंसर सी। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? बेरन, नारकोंडम, चोबारे, सेंटिनल द्वीप। बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन है। एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम। पूछा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर? धनुषकोडी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन। धनुषकोडी। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। यहां पर श्रीलंका है, ठीक है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो है
इधर आपको रामेश्वरम पड़ता है, रामेश्वरम से भी जब आप और आगे जाएंगे तो आपको धनुषकोडी पड़ेगा, और धनुषकोडी में ही आदम ब्रिज है, और वही आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं, जिसको राम सेतु कहते हैं। और जो आदम ब्रिज है उसकी शुरुआत होती है धनुषकोडी से, धनुषकोडी से उसकी शुरुआत होती है, और जब आप इधर आगे बढ़ेंगे तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा, तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा। तो रामेश्वरम यहां है, धनुषकोडी यहां है, समझिए धनुषकोडी यहां है, रामेश्वरम ये है, और इसके बाद जो है कन्याकुमारी यहां है, और इसके बाद तूतीकोरिन जो है आपको यहां है। तो सबसे नजदीक में, श्रीलंका के सबसे नजदीक में कौन है? धनुषकोडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, आप निश्चित तौर पर पूछने की काफी अधिक संभावना है। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि आपको नहीं मिलेगा, आप ही के लिए है, आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है, देखिए जो सूर्य के जितना दूर होगा वहां पर संध्या लाली उतना कम होगा, जो सूर्य के नजदीक होगा वह आपको वहां पर संध्या लाली ज्यादा समय तक होगा। तो इन स्थानों में अगर आप देखेंगे तो ये बंगलुरु नहीं है, बंगलुरु है, समझिएगा बंगलुरु है, बंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, इन सभी शहरों में अगर आप देखेंगे तो इन सभी शहरों में आपको नजर आएगा कि सबसे दूर मदुरई है, इसका उत्तर मदुरई होगा, मदुरई। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है? कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कवारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या होगा बोलिए? उपर्युक्त याद है कुछ? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, सब आता है इसमें। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? कौन कौन 7 देश? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देश है ना वो, कौन कौन 7 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा? सिक्किम और, याद है आपको जब सिक्किम बता रहे थे तो सिक्किम ऐसे, भूटान है इधर, इधर नेपाल है, और इधर वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं सिक्किम 3 तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर में 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। और इसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सिक्किम और त्रिपुरा दोनों हो जाएगा, वही असम और मणिपुर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4, 3 और 4। क्लास किए होंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास नहीं किए होंगे तो दिक्कत। क्या जी? हाँ। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? देखिए हम आपको बताए हुए हैं, आप याद कीजिए, हर स्टेट बताए थे, कौन स्टेट किसके साथ सीमा बनाती है नहीं बताएं, कितने देशों के साथ, कौन कौन राज्य के साथ, हर बात हम आपको बताए हुए। क्या होगा इसका? क्या होगा? क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। बता रहे हैं, सुनो। लद्दाख, कौन राज्य किस राज्य? हैदराबाद देखिए यहां पर है, ये हैदराबाद है। बंगलुरु यहां पर है, नागपुर यहां पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, और पुणे, नासिक पुणे यहां पर है, पुणे यहां पर पुणे।
पुणे यहां पर है, ठीक है। ये जो लाइन खींचे हैं ये दिल्ली का देशांतरीय विस्तार है, दिल्ली, और यहां पर बंगलुरु है, यानी दिल्ली का देशांतरीय विस्तार जहां पर है उसी देशांतरीय विस्तार पर बंगलुरु भी है, जबकि हैदराबाद, नागपुर और पुणे जो है अलग अलग देशांतर पर है, अलग अलग देशांतर पर है। तो मतलब जो आपको क्वेश्चन था, इस बात को समझ रहे हैं आप? आएगा तो बोलिएगा, रुक जाएंगे। क्या होगा उत्तर? बंगलुरु होगा। बंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर? 7। नागालैंड, कोहिमा नागालैंड में है, कोहिमा नागालैंड में है, कोट्टयम केरल में। कहां पर है? केरल। तो नागालैंड से जो है आपको आना कहां है जानते हैं? केरल आना है। कहां आना है? केरल। अब देखिएगा यहां पर भारत का मानचित्र अगर आपको याद हो, पूरे 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें भारत के मानचित्र के इर्द गिर्द ही तो काम किए हैं, ठीक है। इतना बार भारत का मानचित्र देखे होंगे, दिमाग में बैठ जाना चाहिए भारत का मानचित्र। इधर आपको नागालैंड है, नागालैंड से सबसे पहले आपको असम आना पड़ेगा, असम के बाद आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपको ओडिशा आना होगा, ओडिशा के बाद आपको आंध्र प्रदेश आना होगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है आपको केरल, तमिलनाडु के बाद जो है आपको केरल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नागालैंड 1, असम 2, वेस्ट बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6, केरल 7। कम से कम 7 राज्यों से होकर आपको गुजरना होगा। आंसर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हुआ? 7 होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या, तटीय राज्य मतलब यह पूछा जा रहा है कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बना, कितना है? भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3,42,000, 3,07,000, 1,30,000, 1,91,000, 1,91,000 लगभग में, ठीक है। तो कौन घटते क्रम में ना? 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण कैसा? अध्यारोपित, अध्यारोपित। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बोलिए। हाँ, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते? कितना? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद, ये 5 के अलावा कोई बनाता है? तो असम तो बनाता ही है, मेघालय बनाता ही है, मिजोरम बनाता ही है। क्या होगा? नागालैंड होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती? बोलिए। सिक्किम होगा ना? भारतीय मानक समय को याम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से नहीं गुजर? कहां से? महाराष्ट्र से। याद रखने का ट्रिक कुछ बताए थे। एम से मध्य प्रदेश, ओ से, यू से उत्तर प्रदेश, सी से, ए से। भारतीय मानक समय रेखा यही 5 राज्य से गुजरती है ना? ये 5 के अलावा कहीं से गुजरती है? नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। देखिए, नहीं पता है। नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। विकिपीडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार एनसीआर में टोटल 24 जिला आता है, जिसमें 14 जिला हरियाणा, 8 जिला उत्तर प्रदेश और 2 जिला राजस्थान, भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर। इसके अलावा कोई भी यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य के अलावा अन्य कोई भी राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। हरियाणा का भाग सम्मिलित होता है, पंजाब सम्मिलित होता है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। आंसर बी। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा? क्वेश्चन रिपीट है ना हो? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? हाँ, ऑप्शन अलग अलग है ना, आंसर अलग अलग हो जाएगा ना। वहां पे नागालैंड, यहां पे मणिपुर। हाँ, गलत बता दिए, गलत बता दिए थे, आंसर गलत था, आंसर सीट में गलत था। हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। और देखिए एक आध गो टाइपिंग मिस्टेक होता है, हो
पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी में क्या गो जिला, क्या गो जिला, 4 गो जिला है ना जी, माहे, यानम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में है, यानम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु। मतलब पुडुचेरी क्या गो राज्य में विस्तृत, 3 गो राज्य में, केरल, आंध्र प्रदेश और सी होगा। हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा, बोलिए अभी तुरंत ना, थोड़ा देर पहले। सही है या गलत? एकदम सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से, सही है या गलत? सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा, हाँ सही है ना? 1 2 और यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन बहुत पहले का पूछा हुआ है, उस समय थोड़ा यूपीएससी भी आसान क्वेश्चन पूछता था, अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं ना, 7वां ना। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4, सही है ना? समूचा भारत उष्ण कटिबंध, हाँ नहीं ना, भारत उष्ण कटिबंध में भी है और समशीतोष्ण कटिबंध, ये बात बताएं। हाँ गलत है नहीं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने, आंसर क्या हो? 2 और डी नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? देखिए आप याद कीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो राज्य हो गया ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यही 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश। बताइए क्या होगा? 2 3 और 4। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा, इंदिरा कुल न होगा, क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा महाराज। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 7 गो से कंफर्म है? 7 का नाम बोलिए। वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है, बनाती है। अरुणाचल प्रदेश बनाती है, मेघालय बनाती है, नागालैंड बनाती है, मणिपुर, मिजोरम, सब के साथ बनाती है। गिनिए 3 307 7 क्या होगा उत्तर? 7। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है? 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, क्या होगा? सिक्किम और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ बहुत पहले 60 से 62वीं में पूछा था, 60 से 62वीं में पूछा। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव? इनमें से कोई 6,40,932 गांव 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब जो नया प्रकाशित होगा उसमें गांव की संख्या बढ़ जाएगी, अप्रॉक्स में 7 लाख के आसपास आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन गलत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में, अरुणाचल, मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, क्या होगा? राजस्थान होगा, एकदम कंफर्म? दिखाना पड़ेगा नहीं ना, राजस्थान उत्तर होगा, सही है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है?
गांधीनगर, गांधीनगर जानते हैं जो गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट, 23 डिग्री 19 मिनट, 23 डिग्री 19 मिनट पर है। और ये जो जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट, और उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 9 मिनट। देखिए गौर कीजिएगा आप, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, सॉरी नहीं, उज्जैन 25 डिग्री समथिंग मिनट पर है, नहीं 25 डिग्री समथिंग मिनट पर है, तब तो और दूर हो गया, समझ गया, और दूर हो गया। अगरतला 23 डिग्री पर है, 23 डिग्री पर है। ठीक है, इसका उत्तर होगा गांधीनगर। क्या होगा? गांधीनगर होगा, गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बोलिए, देखिए बोले थे ना, ऑप्शन जो है उत्तरी पूर्वी राज्य देकर के ही फंसाता है। देखिए वही सब ऑप्शन दिया हुआ है। क्या होगा? मिजोरम और त्रिपुरा से तो गुजरबे करती है, तो वो तो उत्तर या दक्षिण होगा ही नहीं, या तो उत्तर झारखंड होगा या मणिपुर होगा, और झारखंड से भी तो गुजरबे करती है, तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सर कर्क रेखा से सबसे निकट है? इसमें देखना होगा जी, जबलपुर या अहमदाबाद, यही तो में से कोई एक होगा। जबलपुर मारिए, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, हम अभी बोल ले रहे हैं। ठीक है, जबलपुर हम मरवा रहे हैं, लेकिन हमको देखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा, कौन नदी? माही नदी। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। ये क्वेश्चन बनवाए थे ना, एकदम बनवाए थे, नहीं बनवाए, नहीं बनवाए, नहीं बनवाए, बनवाए हुए हैं ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका? 172.5 बताए कि नहीं बताए? बताएं, चलिए ठीक है, बताते हैं। कॉपी में है, तब काहे के लिए बताएंगे? सुनिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अर्धरात्रि है। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। यानी कौन ऐसा स्थान है जहां पर सुबह का 6 बज रहा है? ठीक है, वो स्थान आपको ज्ञात करना है। देखिए समय में अंतर कितने घंटे का? रात में 12, सुबह में 6 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर? 6 घंटा का अंतर है समय में अंतर। और एक बात बताइएगा आप हमको, 1 घंटा 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर 90 डिग्री। तो दोनों स्थान में देशांतर में जो अंतर होगा कितने देशांतर का? 90। कितने का? 90। और रात का 12 बज रहा है और सुबह का 6 बज रहा है, तो सुबह का 6 आगे न हो रहा है, आगे हो रहा है, मतलब देशांतर जो होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से आगे न होगा। और कितना आगे होगा? 90 आगे होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में 90 डिग्री देशांतर रेखा जोड़ दीजिए, 82.5 प्लस 90 कर दीजिएगा तो 172 आ जाएगा, 172। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का? 2। बताने का कोई जरूरत नहीं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यानी सुबह का 10 बज रहा है। पूर्वाह्न का 10 बज रहा है मतलब सुबह का 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? देखिए कितना देशांतर में अंतर कितने का है? 9.5 डिग्री देशांतर में अंतर है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर, तो 9.5 डिग्री बराबर 38। कितना मिनट? 38 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 4 मिनट, तो 9.5 डिग्री बराबर 38 मिनट। समझ गया? 38 मिनट हो जाएगा। तो देशांतर में अंतर 9.5 डिग्री का, तो समय में अंतर 38 मिनट का। तो मतलब उस समय शिलांग का स्थानीय समय हो रहा होगा 10:38 मिनट। 10:38 मिनट। यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय क्या होगा?
यानी कह ये रहा है भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या होगा? ठीक है, देशांतर में अंतर कितने का? 120 माइनस 82.5 कीजिए, कितना देशांतर का अंतर? हाँ, 37.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 37.5 डिग्री बराबर 37.5 गुना 4 कीजिएगा ना, कितना आएगा? कितना? 150 को घंटा में बदलिए, 2.5 घंटा हो जाएगा, तो मतलब 2:30 होगा, 14। बहुत लोग ऐसे होंगे, उसको लग हो रहा होगा कि क्या मास्टर कर रहा है, आंसर पुरा दे रहा है। तो जो पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत हो रहा है जी? नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन देंगे तो बनाइएगा ना। और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो कुछ नहीं करना, उनका जीवन तो ऐसे ही सदाबहार है, हमारे स्टाफ की तरह। रिपीट क्वेश्चन है, आंसर बोलिए। उत्तर प्रदेश के बोल, महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहा, बोलिए। 82.5 डिग्री, बोलिए। इलाहाबाद का? नहीं, प्लस या माइनस? ये होगा ना, बात क्लियर है, समझाना नहीं पड़ेगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा कन्याकुमारी भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? बिहार बनाता है? बिहार तो सिर्फ नेपाल के साथ में और किसी के साथ नहीं बनाता। बिहार कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल 520, मिजोरम 510, नागालैंड 215 और ये 300 समथिंग किलोमीटर है, 300 समथिंग किलोमीटर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश 520। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बोलिए। सही है ना? भारत और पहले बनाता था, आज पाकिस्तान और। आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से? पाक जलडमरू, चलिए सुनिए, जो लोग रेगुलर हैं, रेगुलर लोग के लिए बोल रहे हैं, जो एब्सेंट रहता है उसको हम नहीं पसंद करते, एकदम नहीं, ठीक है। जो लोग रेगुलर हैं बताइए, 78 क्वेश्चन था, मुश्किल से आप 8 गो क्वेश्चन में फंसते, 8 मुश्किल से ज्यादा 8 गो क्वेश्चन, 70 को आपसे बना ना हो, मतलब आप सही जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ऐसे भी तो क्वेश्चन बैंक से भी तो आप क्वेश्चन बनाए थे ना, बनाए थे ना? हाँ बनाए थे, ठीक है। चलिए रिवीजन करवा दिए हैं। ये तो पहला चैप्टर का रिवीजन हुआ, हाँ दूसरा चैप्टर का रिवीजन कहाँ हुआ? यानी स्टेट वाला, ठीक है, स्टेट वाला रिवीजन नहीं हुआ है ना। स्टेट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ये करवा दे, यानी मानचित्र भारत का ला करके, क्या भारत का मानचित्र ला करके करवा देते हैं। ऐसे जो है ना, आपको चिंता मत कीजिए, जैसे ई चैप्टर में क्वेश्चन फटफट बन रहा है ना, हम पूरा भरोसा देते हैं। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, हर सब्जेक्ट में फटफट आपको क्वेश्चन बनेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। और अब जो है सुबह का 10 से 12 बैच जो था उसको एक्स्ट्रा टाइम बहुत दे दिए, हम आपको छुट्टी से पहले भी बोले थे और आज भी बोले, अब 10 से 12 बैच को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, अब सारा एक्स्ट्रा टाइम आपको देंगे, ठीक है। अब आप अपना कमर कस लीजिए, आप अपना कमर कसिए, हमको तो पढ़ाना ही है महाराज। लेकिन क्वेश्चन रहता ना तो और बढ़िया रहता, नहीं जी।
है अल्लाह ने है। क्वेश्चन पे भी रिवीजन करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और एक बात बताइए, जैसे कि 10 से 12 बैच में जो है, जैसे हम 2 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे थे, एक हिस्ट्री को लेकर के चल रहे थे और एक पॉलिटी को लेकर के चल रहे थे। तो हिस्ट्री में सोचिए तो उन लोग का यानी मेडिवल आधा खत्म हो गया, मेडिवल आधा बाकी है और मॉडर्न बाकी है, ठीक है। और पॉलिटी में सोचिए तो 10-20% चीज बाकी है, मूल चीज तो पढ़ा ही दी है, ठीक है, मूल चीज पढ़ा, 10-20% चीज बाकी है। तो आप लोग जो है, हम पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास में ज्योग्राफी ही लेकर चले या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट। आप लोग का क्या विचार, यही लेके चले? हाँ, दूसरा सब्जेक्ट सेम, अच्छा सेम सब्जेक्ट लेकर चले, हाथ खड़ा कीजिए। सेम सब्जेक्ट एक्स्ट्रा क्लास, सेम सब्जेक्ट एक्स्ट्रा क्लास में लेकर चले, हाथ खड़ा कीजिए, गिरा लीजिए। दूसरा सब्जेक्ट लेकर चले, गिरा लीजिए। अच्छा देखते हैं कौन इफेक्टिव है, उन लोगों से भी पूछते हैं, जो इफेक्टिव होगा वो काम करेंगे। अब आइए यहां पर आइए, अब यहां पे आइए ना, है महाराज, आप लोग तो सुनबो नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर पहला का रिवीजन हो गया है। चैप्टर नंबर दूसरा जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करवाने हैं मानचित्र के थ्रू, और उसका भी रिवीजन हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको करवा देंगे, आप भरोसा रखिए। और अभी तो ऐसे मानचित्र के थ्रू करवा रहे हैं, अब कल उसका रिवीजन जो है यानी क्वेश्चन के थ्रू भी हम आपको करवा देंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी करवा। और ये सब क्वेश्चन के लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आप ही के लिए बनाइए, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है, आंसर के साथ मिलेगा आपको। आइए चलिए बताइएगा, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो एक सदनीय विधायिका वाला है? छह होगा या 22? 22 न हो, 22 बताइए, कितना बढ़िया से बताए हुए थे, भूल गए ना? कितना? कितने ऐसे राज्य हैं जो दूसरा, कितना? 6, ठीक है। इसके बाद बिहार को लोकसभा में कितना सीट, राज्यसभा, विधानसभा 243, 243, विधान परिषद 75। अच्छा एक बात बताइएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? अच्छा इसके बाद आगे बताइए, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में कर, कौन राज्य में? अच्छा एक बात और, 2 ऐसे राज्य, 2 राज्य है जिससे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी और कर्क रेखा भी गुजरती, मध्य प्रदेश और। अच्छा इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत का एकमात्र महामरु स्थल किस राज्य में, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। नोट है जी, याद नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़ा है, दिमाग देखते हैं भुत्तर हो गया है, क्वेश्चन सामने में रहता है तो याद आ जाता है। विश्व में आलू अनुसंधान संस्थान कहां? पेरू। भारत में शिमला। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस राज्य? हिमाचल प्रदेश में। सिख धर्म के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध? सिख धर्म के लिए पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में कौन मिला? लॉर्ड। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया? हाँ, गुरु अर्जुन देव। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहां है? हाँ, हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य अपना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या। हाँ, राजाजी नेशनल पार्क कहां है? उत्तरा। अच्छा एक बात बताइएगा, देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन राज्य में खोला गया? उत्तरा, रुड़की इंजीनियरिंग। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बना कौन है? सोन। अच्छा एक बात और बताइएगा, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक कितना वर्ष पर, कितना वर्ष पर? अच्छा कौन कौन शहर में होता है?
हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। उज्जैन और प्रयागराज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है? वारा। अच्छा एक बात और बताइएगा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। बहुत बढ़िया। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेद। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद। पारसनाथ की पहाड़ी कौन धर्म से संबंधित? जैन। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? हाँ, जयपुर। झुंझुनू कौन चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? तांबा। राजस्थान में है तांबा के लिए। सोमनाथ मंदिर कौन राज्य में है? गुजरात में है। गोधरा कांड कब हुआ था? 2002। और गोधरा कांड जो है कौन राज्य में हुआ था? मंडप पहाड़ी कौन राज्य में? गुजरात में। मंडप पहाड़ी। अच्छा आगे बताइएगा, सांची स्तूप कौन राज्य में है? मध्य। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। कोरबा कोयला क्षेत्र कौन राज्य में? छत्तीसगढ़। ओडिशा का एक बड़ा बंदरगाह पारादीप। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में है। अल्फांसो आम के लिए कौन शहर प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का रत्नागिरी। महाराष्ट्र का रत्ना। आरएसएस का मुख्यालय कहां है? नागपुर में। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां है? नासिक और पुणे दोनों जगह है। दाबोली हवाई अड्डा कौन राज्य में? गोवा। कौन राज्य में है? गोवा। एशिया की अंडा की टोकरी? आंध्र। किस राज्य को रत्न गर्भा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, कोहिनूर हीरा कौन खान से निकाला गया? गोलकुंडा खान। कोलार सोना खनन कौन राज्य में? कर्नाटक में है। एकदम कंफर्म है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबा झील? बेम्बा नड। कहां है ये? कहां है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां? केरल के कासरगोड। केरल के। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय? हाँ, चेन्नई। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय? ईडन गार्डन स्टेडियम कहां है? हाँ, हिंदी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन है? दार्जिलिंग पर्वतीय नगर कौन राज्य में? हाँ, राजा राम मोहन रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ? हाँ, भारत का 22वां राज? नाथुला जलेपला दर्रा कौन राज्य में? भारत के पहले पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा किसे प्राप्त? किसको? सिक्किम को। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन चीज के लिए प्रसिद्ध? दीपोर बिल सोनबिल झील कहां है? असम में है। नेफा का फुल फॉर्म बोलिए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नामदफा नेशनल पार्क कहां है? मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अच्छा नागालैंड की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी। हॉर्नबिल उत्सव कौन राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। एकदम कंफर्म है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? सारामती। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कौन राज्य में? मेघालय में। तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है? त्रिपुरा। जीवित जड़ पुल कौन राज्य में पाया जाता है? हाँ, मेघालय में। उमियम झील कहां है? भारत तथा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिनराम। क्लियर है। चलिए इस प्रकार शॉर्ट वे में जो है हम आपको चैप्टर नंबर 2 का भी रिवीजन करवा दिए हैं। अब सुनिएगा, अब पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए रिवीजन जरूरी था, माइंड जो है थोड़ा एक्टिव हुआ होगा, समझे? जानते हैं सो करके जो है मेरा भी दिमाग बहुत थर हो गया। चलिए अब सुनिए। जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उस दौरान भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में बताए थे। तो हम लोगों का जो चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं, उस चैप्टर को हम लोग तीसरे चैप्टर में भी देखेंगे। इस चैप्टर के बाद भी उन सभी चीजों की चर्चा होगी। तो जो अगला चैप्टर है हम लोगों का वह है भारत। अब मेरा भी दिमाग थोड़ा एक्टिव हुआ है। भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सुनिएगा। 5 बज गया है ना, कोई बात नहीं है। देखिए जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस दौरान पेंजिया और
पेंजिया पेंथालासा का चर्चा किए थे? एकदम किए थे, ठीक है, एकदम किए थे। पेंजिया क्या है, पेंथालासा क्या है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो हम तो याद दिलाने के लिए है, समझे। आप जो अभी का मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं सभी, एक तो महादेश होता है और एक महासागर होता है, ठीक है, एक महादेश होता है और एक महासागर होता है। महादेश, स्थल खंड के बृहद रूप को महादेश कहा जाता है, स्थल खंड के बृहद रूप को महादेश कहा जाता है, और जल खंड के बृहद रूप को महासागर कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। स्थल खंड का ये बृहद रूप है, स्थल खंड का ये बृहद रूप है, ये बृहद रूप है, ये बृहद रूप है, ये सभी महादेश है। जल खंड का ये बृहद रूप है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये महासागर है, ये आपको महासागर है, ये आपको महासागर है। तो स्थल खंड के बृहद रूप को महादेश और जल खंड के बृहद रूप को महासागर। आज आप देख सकते हैं मानचित्र के थ्रू कि जो महादेश है, जो महासागर है, सब अलग अलग है। यहां पर प्रशांत महासागर है, यहां पर अटलांटिक महासागर है, यहां हिंद महासागर है, यहां अंटार्कटिका महासागर है, ऊपर में आर्कटिक महासागर है, सब महासागर अलग अलग है। फिर आप महादेश भी देख सकते हैं अलग अलग है। उत्तरी अमेरिका महादेश यहां है, दक्षिणी अमेरिका महादेश यहां है, यूरोप यहां है, अफ्रीका यहां है, एशिया यहां है, ऑस्ट्रेलिया यहां है, अंटार्कटिका यहां है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बात कि आज के डेट में जो महादेश और महासागर है, महादेश और महासागर जो है एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन आज से अगर हम करोड़ों वर्ष पहले चले जाए, करोड़ों वर्ष, हजार में ना, लाख में ना, करोड़ में, ठीक है, करोड़ में, और एक पर जब 7 को जीरो बैठता है तब 1 करोड़ होता है, समझ गए? हाँ याद है ना। 21वीं सदी का भारत है, मोदी जी का भारत है। यहां पर कोई किसी से सवाल ये भी पूछ सकता है 10 करोड़ में कितना जीरो होता है, इसी वजह से याद रखना होता है। 1 करोड़ 1 पर 7 को जीरो और 10 करोड़ 1 पर 8 को जीरो, समझ गए? चलिए, तो अब आप देखिएगा कि आज से जब आप करोड़ों वर्ष पहले जाइएगा तो ये जो स्थल खंड और जल खंड, ये जो स्थल खंड और जल खंड है, ये आपको आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे। विश्व के सभी स्थल खंड आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जितना भी स्थल खंड है सब आपस में एक दूसरे से सटा हुआ था, जितना भी स्थल खंड है सब आपस में एक दूसरे से सटा हुआ था। और जितना भी जल खंड है, मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, सब जल खंड में भी, सब जल खंड भी आपस में एक दूसरे से सटा हुआ था। तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जब हम जाते हैं तो विश्व के सभी स्थल खंड आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, और विश्व के सभी स्थल खंड जो आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे इस प्रकार की आकृति बनाता था। इस स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता था, इस स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया। और इसके चारों तरफ जल था, इसके चारों तरफ क्या था आपको, जल। तो इसके चारों तरफ जो ये स्थल खंड है, ये वाला जो हिस्सा है ये स्थल खंड है, और इस स्थल खंड को कहा गया था क्या, पेंजिया। क्या कहा गया, पेंजिया, पेंजिया कहा गया। और इस स्थल खंड के चारों तरफ जल था जिसे पेंथालासा कहा गया। क्या कहा गया, पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा कहा गया, ठीक है, पेंथालासा कहा गया। अब देखिएगा कि पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ, और देखिए पेंजिया में जो विखंडन होना शुरू हुआ था जुरेसिक युग में हुआ था। एक हम लोगों को ज्योग्राफी में युग के विषय में भी पढ़ना होता है, यानी काल के विषय में, समय के विषय में पढ़ना होता है, समय के विषय में पढ़ना होता है। ऐसे आपके परीक्षा के लिए काल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज महत्वपूर्ण है कि जैसे आगे चल करके हम आपको बताएंगे, अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, फिर बीच में हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, फिर यहां पर पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, मरुस्थल है। तो आप इस बात को समझिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि एक परिवार है, परिवार में माँ, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी सब लोग रहते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपका विवाह शादी होता है, बहन का शादी हुआ तो स्वाभाविक सी बात है बहन अपने ससुराल चली जाएगी, आपका शादी होगा तो आपकी बीवी आएगी, अगर आपका भाई है उसका भी शादी होगा उसकी भी बीवी आएगी। तो फिर आपको जो परिवार एक हुआ होता है, यानी जब तक आपका शादी विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक पूरा का पूरा परिवार जो है एक रहता है, सब लोग साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब चीज साथ में होता है। लेकिन जैसे ही आपको परिवार में नए नए सदस्य आते हैं तो कुछ आपके कारण भी और कुछ नए सदस्यों के कारण भी परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है, रामायण महाभारत परिवार में शुरू हो जाता है। और जब रामायण महाभारत परिवार में शुरू हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है परिवार का विखंडन होना शुरू हो जाता है, परिवार का विखंडन होना शुरू हो जाता है।
अब यह तो जरूरी नहीं है कि परिवार का विभाजन एक बार में ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही परिवार का विभाजन हो जाता है, नहीं, धीरे धीरे परिवार का विभाजन होता है। सबसे पहले जो है खाना अलग बनना शुरू होगा, समझ गए, उसके बाद जो है धीरे धीरे जमीन जगह अलग होगा, हाँ सब चीज, हाँ सबसे पहले खाना पर ही अटैक होता है, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन खाना ही है। और जो गोतनी, गोतनी समझते हैं ना, मतलब आपका शादी होगा तो आपकी बीवी और आपके भाई की बीवी दोनों गोतनी हो गई, समझ गए। तो गोतनी में जो झगड़ा होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण खाना, वो कहेगी हम ना बनाएंगे, तो कहेगी हम ना बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ी अजीब है, जो भी है बढ़िया है। और ये कहानी सबके घर की है, आप भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ आपके घर में, हमारे भी घर में है, इसके भी घर में है, इसके भी घर में है, उसके भी घर में है, उसके भी घर में, सबके घर में। नहीं है तो हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। सब दिन एक समान थोड़े रहता है, नहीं रहता, सब दिन एक समान नहीं रहता। और देखिए आप इस बात को ध्यान में रखिए कि सब दिन एक समान नहीं होता है, इसलिए जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए, ठीक है, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और यहां पर जो है किसी भी चीज का इज्जत नहीं है, ठीक है। आज के युग में अगर आप देखें किसी भी चीज का इज्जत नहीं है, जब तक आपको किसी से काम है तब तक उसका इज्जत है, काम खत्म इज्जत खत्म, ठीक है। तो मतलब अपने आप को ऐसा बनाइए ना कि आपका इज्जत हमेशा रहे। तो ऐसा बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा है तो सब लोग इज्जत करेगा, पैसा नहीं है कोई ना पूछेगा, समझे, हाँ सही बोले आप। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझ गया, हाँ बहुत ताकत है उस, बहुत ताकत है उसमें, समझ। चलिए सुनिएगा, तो अब देखिएगा यहां पर सुनिएगा और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है हम आपको काल के विषय में, समय के विषय में बहुत कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन यहां पर हम आपको एक बात निश्चित तौर पर बता देंगे कि फलना कालखंड में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, फलना कालखंड में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, फलना कालखंड में त्रैलोक्य पठार का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपको बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय। तो हर हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण अलग कालखंड में, बृहद हिमालय का निर्माण अलग कालखंड में, लघु हिमालय का निर्माण अलग कालखंड में, शिवालिक का निर्माण अलग कालखंड में। तो हर हिमालय के भी अलग अलग भाग का निर्माण अलग अलग कालखंड में हुआ है। और जब क्वेश्चन बैंक देख रहे थे तो यह चीज आपसे पूछा गया है, शिवालिक का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, पेंजिया में विखंडन किस कालखंड में हुआ है, त्रैलोक्य पठार का निर्माण किस कालखंड में हुआ। 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, जितना बोल रहे हैं उतना नहीं पूछा गया है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाद बाकी क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है, बाद बाकी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में बनता है। तो ये सब कालखंड के विषय में भी हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बात हम आपको पहले भी समझाए हुए थे। पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ, पेंजिया उत्तर की ओर खिसका और पेंजिया दक्षिण पश्चिम की ओर खिसका। पेंजिया जो उत्तर की ओर खिसका उसे हम लोग अंगारा लैंड कहे, उसे क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड। और पेंजिया जो दक्षिण पश्चिम की ओर खिसका या दक्षिण की ओर खिसका, इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, सॉरी इसे नाम दिया गया क्या आपको, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, समझ गए, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और अब देखिएगा, आप खुद देखिए, जब स्थलखंड में विभाजन हो रहा है तो जो जलीय भाग है, कुछ भाग इधर आएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ नीचे आएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना जी, एकदम निश्चित तौर पे होगा, समझिए निश्चित तौर पे होगा। तो अब जो स्थलीय भाग ऊपर जा रहा है वो जलीय भाग को ऊपर लेकर चला जाएगा, जो नीचे आ रहा है जलीय भाग को नीचे लेकर के चला आएगा, जो पूरब जा रहा है वो पूरब जलीय भाग को लेकर चला जाएगा, जो पश्चिम आ रहा है वो पश्चिम में जलीय भाग को लेकर के चला आएगा। तो पेंजिया में विखंडन होने से ही महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ है, महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ है। और पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ है जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में पेंजिया में विखंडन होना शुरू हुआ है और पेंजिया 2 खंडों में विभाजित हुआ, एक उत्तर की ओर खिसका और एक दक्षिण की ओर खिसका। जो उत्तर एगो मैसेज कर रहा है, अभी भाभी न्यू होगी इसलिए झगड़ा नहीं हुआ होगा। अरे नियम है, सब अलग होता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको पेंजिया में विखंडन हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अलग अलग महादेश, अलग अलग महासागर बने। अब देखिएगा जब विखंडन हुआ, अब देखिएगा कि जैसे 2 भाई आपस में लड़ता है और उसी पर उसी फायदा उठाता है ना, खूब उठाता है, समझे। तो एक बात बताइए, जब ये स्थलखंड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो बीच में गैप होगा, तो पानी घुसेगा कि नहीं घुसेगा, पानी इंटर करेगा निश्चित तौर पर। तो अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो आगे चल करके देखिए क्या हो गया था। आगे चल करके आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी, मतलब इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। ये आपको अंगारा लैंड हो गया और ये आपको गोंडवाना लैंड हो गया और बीच में जो है ना एक जलीय भाग का निर्माण हो गया था, बीच में एक जलीय भाग आ गया था, इसे नाम दिया गया 33 सागर। क्या नाम दिया गया, 33 सागर, 33 सागर, समझ गए, 33 सागर।
अब जब आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो विश्व मानचित्र पर जो आपको मानचित्र के ऊपर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में नजर आएगा वह अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, और जो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में नजर आएगा या दक्षिणी गोलार्ध में नजर आएगा वह गोंडवाना। उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सभी अंगारा लैंड में आते हैं। वही दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी के सभी जो है आपको गोंडवाना लैंड में आते हैं। ये सभी के सभी जो है आपको गोंडवाना लैंड में आते हैं, गोंडवाना लैंड में आते हैं। अब यहां पर जो आपको 33 सागर है, समझ गए, यहां पर जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच 33 सागर है, इसी 33 सागर के ऊपर आज के डेट में जो है आपको हिमालय पर्वत है। आज के डेट में हिमालय पर्वत है, तो आप जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पहले 33 नामक एक सागर हुआ करता था। 33 नामक एक सागर हुआ करता था, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर कि आपने ये बात सुना और आपने ये बात जाना कि जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड में, जो दक्षिण में है वो आपको गोंडवाना लैंड। एशिया महादेश अंगारा लैंड में आता है, लेकिन एशिया महादेश के अंतर्गत ही जो हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत जो है आपको गोंडवाना लैंड में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है। देखिए यहां पर मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप के विखंडन होने से ही, मेडागास्कर द्वीप में जब विखंडन हुआ, जब टूट फूट हुआ मेडागास्कर द्वीप में, तो इसी से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, और यही प्रायद्वीपीय पठार जो है आगे होकर के विस्तृत हुआ, और आज के डेट में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपको भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत। जो हमारा देश भारत है, मेडागास्कर द्वीप का ही एक टूटा हुआ भाग है। मेडागास्कर द्वीप का ही एक टूटा हुआ भाग हमारा देश भारत है, और भारत के अंतर्गत जो विशेष तौर पर प्रायद्वीपीय पठार है वह मेडागास्कर का ही अंग है। समझिए, वो आपको मेडागास्कर का ही अंग है। क्लियर है? तो इस चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं। ये बात हम आपको पहले भी बताए हुए थे, ठीक है, आज भी बताए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी देश के भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो उससे हमें दो जानकारी प्राप्त होती है। एक जानकारी हमें उस देश में पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में प्राप्त होती है। देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ें, यानी भारत के भीतर पृथ्वी के अंदर क्या है। जब आप पढ़िएगा तो इससे आपको भारत के भीतर पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को जब हम पढ़ते हैं तो इससे पहली जानकारी हमें यह प्राप्त होती है कि भारत के भीतर कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, पहली जानकारी ये। दूसरी जानकारी, किस कालखंड में किसका निर्माण हुआ है, किस कालखंड में किसका निर्माण हुआ है, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस कालखंड में हुआ है। तो ये दो प्रकार की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। समझ गए? तो इससे आगे इस चैप्टर को अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कुल मिलाकर के, अरे रुकिए ना भाई महाराज, देखिए सुनिए, आज तो हम आपको सिर्फ रिवीजन करवाए हैं। कल आपका बायो का क्लास है, बिट्टू सर आपको क्लास लेंगे, ठीक है। अरे सुनिए ना, अरे मेरा है छोड़िए ना, ठीक है। कल आपका बायो का क्लास है, बिट्टू सर क्लास लेंगे, ठीक है। और सोमवार से आपका रूटीन जैसे था वैसे चलेगा कल, लेकिन बायो का क्लास है, बायो का क्लास होगा, ठीक है। और दूसरी बात आप ये सुनिए कि शनिवार को आपका टेस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, शनिवार को आपका टेस्ट है। अब कहिएगा किस चीज का टेस्ट है? पूरे केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री का टेस्ट है। केमिस्ट्री हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, हमको पता है नहीं पढ़ाया गया केमिस्ट्री, लेकिन हम आपको वीडियो बोल दिए थे, यहां पर है, जाकर के देखिएगा, बहुत सारे लोग देखे हैं। शनिवार को आपका टेस्ट है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का ज्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही होगा, वह टेस्ट केमिस्ट्री का ही है। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का भी कुछ क्वेश्चन देंगे, और ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन देंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, आप चीजों को समझिएगा, रिवीजन जरूरी है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता है। कल बायो का क्लास है, और परसों आपको केमिस्ट्री का जो है टेस्ट है, और हाँ क्या बोले, जो आपका क्लास है वही टाइम में होगा, वही टाइम में सब चीज होगा। आपका क्लास का टाइम 3 से 5 है, उसी टाइम में आपका क्लास होगा, उसी टाइम में सब चीज होगा। और दूसरी बात यह है कि ज्योग्राफी का नोट आपको नहीं मिला है, ज्योग्राफी का नोट मिल जाएगा आपको, ठीक है, मिल जाएगा, इसी वीक में मिल जाएगा। आज बृहस्पतिवार है ना, इस वीक में मिल जाएगा, रविवार तक मिल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का नोट आपको मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का नोट आप लोग देखे हैं कोई, उसमें सब्जेक्टिव के ठीक बात ऑब्जेक्टिव है ना, वैसे ही ज्योग्राफी में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए और फिर आगे मिलते हैं। और सोमवार से जो है आपका जो रूटीन है उस रूटीन के अनुसार चलेगा, लेकिन इस सप्ताह में जो है कल बिट्टू सर का क्लास होगा, और परसों जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें जितना बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ाया गया है उतना से क्वेश्चन रहेगा, और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद सभी लोगों का। केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, अब आप क्लास ही नहीं किए थे। हाँ, ऑनलाइन का भी टेस्ट होगा। अनिल जी, फुल नोट ही दिया जाएगा ज्योग्राफी का। अब मिलेगा, सब चीज मिलेगा, जो ज्योग्राफी का नोट मिलेगा उसमें क्वेश्चन आंसर सब चीज रहेगा, फुल नोट मिलेगा ज्योग्राफी का आपको। ऑनलाइन
वालों का भी टेस्ट होगा। काट दीजिए।